नमस्कार, अब उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, महाराष्ट्र में नतीजे आए, काफी टाइम बीत चुका, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि अगर बीजेपी सूत्रों की बात करें तो उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उधर एकनाथ शिंदे, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, कहा यह भी जा रहा था कि वो नाराज होकर चले गए थे सतारा। हालांकि तबीयत उनकी खराब थी। आज बाकायदा उनका मेडिकल चेकअप हुआ, उसके बाद वो ठाणे से मुंबई के लिए रवाना हुए थे और अब तक मुंबई पहुंच चुके होंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि महायुति के नेताओं की बैठक कब होगी, कैसे होगी? क्योंकि इस बैठक को लेकर अब अजित पवार पुणे में हैं। सवाल यह है कब होगी बैठक, क्या देर रात बैठक होगी? हालांकि शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट, उनका कहना है कि देर रात ये बैठक हो सकती है और उसके बाद लगभग पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। उधर विजय रूपाणी कह रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी मुंबई में और खुद विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण दोनों आज रात तक मुंबई पहुंच जाएंगे। तो देखिए, लगातार डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन नाम क्या होगा? और इन सब के बीच अब पावर शेयरिंग का फॉर्मूला भी आ गया है, 50-30-20 का रेशियो भी सामने आ गया है। अब उस रेशियो के हिसाब से भी तमाम चीजें होंगी। तो क्या इस रेशियो को एकनाथ शिंदे ने मान लिया है, या जो उनकी तरफ से मांगे की जा उठाई जा रही थी उन मांगों को मान लिया गया है? ये जानना समझना यहाँ पर बहुत अहम है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से इकबाल ममदानी साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इकबाल सर। बड़ा अहम है समझना, क्योंकि देखिए अब एक तरफ शिंदे पहुंचे मुंबई, तो उधर अजीत दादा पवार जो है वो नहीं है मुंबई में। तो ये बैठक होगी कब, पहले तो ये जरा बताइए, कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि संजय शिरसाट तो कह रहे हैं कि देर रात तक हो सकती है। देखिए, सभी दर्शकों को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आदर्श जी, मैं आपको बता दूँ, एकनाथ शिंदे 3 दिन के बाद जो है एक तरीके से वर्षा बंगले पहुँचे। उनकी तबीयत खराब थी। आज सुबह भी चेकअप के लिए वो जुपिटर अस्पताल गए थे, लेकिन राहत की बात ये हुई कि उनके डेंगू या मलेरिया की जो टेस्ट है वो नेगेटिव आए। वहाँ से वो उन्होंने खुद ने भी कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, जिसके बाद वो वर्षा बंगले पहुँचे। शिवसेना के कुछ बड़े नेता जो है, इस वक़्त उनके साथ उनकी बैठक चालू है। हालाँकि अजीत दादा पवार जो है बाहर हैं। लेकिन ये ऐसा माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शायद उनसे बात करेंगे। हालाँकि शिवसेना जो है वो ये पूरी तरीके से कोशिश कर रही है इस पूरे मामले के अंदर कि शपथ विधि से पहले ही सारी बातचीत हो जाए। लेकिन अब तक ये मामला साफ नहीं हुआ है। जिस तरीके से अजीत दादा पवार दिल्ली के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अमित शाह के साथ अलग चीज़ें चल रही हैं। वहीं बीजेपी जो है वो मैसेज देने की लगातार कोशिश कर रही है कि आप आइए, जुड़िए, उसके बाद में बैठ कर के सारी चर्चाएँ होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है इस मामले को लेकर के अब तक उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया है। अब खास करके शिवसेना के जो बड़े लीडर से उनकी चर्चा चालू है, ये उम्मीद की जाती है देर शाम तक आज ये फैसला ले लिया जाएगा कि आखिरकार शिवसेना एकनाथ शिंदे जो है उनके जो लीडर है वो क्या करेंगे। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आखिरकार शिवसेना अपनी भूमिका क्या रखेगी, लेकिन एक बात साफ है इस पूरे मामले को लेकर कि खींचातानी इतनी बढ़ती जा रही है कि जहाँ बीजेपी ने शपथ विधि का ऐलान कर दिया है 5 तारीख को, 4 तारीख को उनके विधायक दल की बैठक है, जहाँ ऑब्जर्वर्स जो है वो दिल्ली और गुजरात से पहुंचने वाले हैं। विजय रूपाणी आज शाम यहाँ मुंबई पहुंच जाएंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो कल सुबह मुंबई पहुंचेगी और 5 तारीख को लेकर के लगातार तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुंबई के आजाद मैदान के अंदर अगर मैं आपको बता दूं तो 4 तारीख का दोपहर के बाद से ही एसपीजी जो है आजाद मैदान के अगल-बगल के जितनी बिल्डिंग से जितना एरिया है सारा कॉर्डन ऑफ करके वो इलाका काफ़ी हद तक बंद करा करके अपने कब्ज़े में ले लेगी, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ये इनके साथ के अंदर तकरीबन 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके कई मंत्रियों को न्योता दिया गया है, वो सभी की पहुँचने की संभावना है। वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा जिसको लेकर के एसपीजी जो है वो कल से ही सारी चीज़ों को फॉलो अप कर लेगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस मामले के अंदर अभी भी शिवसेना का जो रुख है वो अड़ा हुआ है, वो अब तक मान नहीं रहे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस वक़्त वो बार्गेनिंग की पोज़ीशन में मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि वो इन सारी चीज़ों को मना कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री या कोई पद वो नहीं लेंगे। ये उन्होंने अपने दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी साफ किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जो कहेंगे उसको वो मानेंगे। लेकिन वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि लोगों के बीच वो काफ़ी पॉपुलर है और लोग जो है उन्हें अपना एक सीएम बनाना चाहते हैं जिसको लेकर के वो मुख्यमंत्री पद जो है वो कबूल कर सकते हैं। इस तरह की बातें एकनाथ शिंदे की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से की जाती है। लेकिन बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते साफ तौर पर नहीं खोले हैं। उन्होंने सीधे 5 तारीख जो है वो अपनी डिक्लेयर कर दी है, जिसको लेकर के अब दोनों खेमे में एक तरीके से रसाकसी आप मान सकते हैं कि होड़ लगी हुई है कि किसकी बातें पहले पूरी होगी। हालाँकि एकनाथ शिंदे जो है अपने मंत्रियों अपने अपने नेताओं के साथ बैठकर ये कोशिश कर रहे हैं कि शपथ विधि से पहले ही जो है तो वो पोर्टफोलियो जो है वो डिसाइड हो जाए। लेकिन मुझे हालात अब तक ऐसे लग नहीं रहे हैं बीजेपी की तरफ से देख करके आदर्श।
जितनी संख्या होगी, बहुत तरह की खबरें चल रही हैं, उसमें खास करके ये खबर है कि 20-22 मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने पास रखेगी, फिर बाकी जिसकी जितनी संख्या होगी उस संख्या के हिसाब से उसको मंत्रालय मिलेंगे। लेकिन अब सवाल ये भी कि भाई शपथ ग्रहण के दिन आजाद मैदान में जो भी 5 तारीख सामने आई है उसमें केवल 3 लोग शपथ लेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है? क्या ऐसा ही होगा या अभी इसमें बदलाव होने की संभावना बनी हुई है? देखिए, मुझे जहाँ तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 20 एक मंत्री जो है 20 से 22 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं इस पूरे मामले के अंदर। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ में, और बाकी जो मंत्रालय है वो शायद विंटर सेशंस के बाद में बातचीत करके दिया जाएगा। शुरुआत के अंदर जो है 20 से 22 मंत्री जो है उनको शपथ भी दिलाई जाएगी, जिसके अंदर बीजेपी की अगर मैं बात करूँ तो 22 से 24 मंत्रालय जो है बीजेपी कोशिश करेगी अपने पास रखने के लिए। एकनाथ शिंदे के पास तकरीबन 12 के आसपास मंत्रालय जा सकता है। वहीं अजीत दादा पवार जो है उसको 10 देने की बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है उसमें कुछ कटौती वो ज़रूर करेंगे और कुछ लोगों को केंद्र में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि अब तक जो चीज़ें सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि आज़ाद मैदान के अंदर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के साथ में तकरीबन 20 के आसपास लोग जो है वो शपथ ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम्म। बीजेपी ने जो रणनीति तय की है उसके अंदर अलग-अलग रीजन से, महाराष्ट्र के अलग-अलग रीजन से कास्ट वाइज़ देखते हुए मंत्री पद दिया जाएगा वहाँ के लीडर्स को। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आने वाले 3 या 4 महीने बाद नगर हम्म। निगम या महानगर पालिका के चुनाव जो है पूरे राज्य में होने हैं। उसको लेकर के ये मंत्री पद मुझे लगता है बाँटा जाएगा, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी जो है वो इस होड़ में लगी हुई है। और एक बात और कर दूँ कि आज सुबह से ही जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस से लोग मुलाकात कर रहे हैं, चाहे एक बीजेपी के नेता हो, चाहे एकनाथ शिंदे के लीडर्स हो, हम्म। जिस तरीके से मिल रहे हैं, उससे ये भी एक चर्चा साफ होती है कि मुझे लगता है कि 99% जो है, वो देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, अगर कोई हम्म। बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो। हम्म। नहीं, क्योंकि देखिए इसको लेकर लगातार चर्चा हम आप भी करते रहे हैं और आपने भी मुझे याद है 2-3 दिन पहले कहा था कि बीजेपी कोई बड़ा धमाका भी कर सकती है और बीजेपी ऐसे धमाके अलग-अलग राज्यों में करती रही है, सियासी धमाकों की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या अभी भी कुछ संभावना बनी हुई है? क्योंकि देखिए शिंदे जिस तरीके से अब उनका रवैया रहा, ठीक है बीमार थे, चेकअप कराया, मुंबई के लिए पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही होगी, चाहे पोर्टफोलियो को ही लेकर हो रही हो। अब सवाल यह है, अभी तक उनके गुट के नेता बार बार यही कहते रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद वो नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा, किसको डिप्टी सीएम के पद पर बैठा जाएगा, अगर किसी को डिप्टी सीएम के पद पर बैठाते हैं तो शिंदे क्या करेंगे? ये तमाम अहम सवाल है और क्या इसके जरिए ही दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और उस दबाव में बीजेपी है, या फडणवीस के नाम को लेकर संशय, फडणवीस के नाम के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? कुछ इस तरह की भी कहानी है क्या? देखिए, मुझे एक चीज़ तो साफ़ है कि अगर एकनाथ शिंदे समझ लीजिए कि अगर वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, हालाँकि उनके लड़के श्रीकांत शिंदे ने ट्वीट करके कहा है कि उप मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। श्रीकांत शिंदे साफ तौर पर मना कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी ये कह रही है कि श्रीकांत शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो इन सभी समीकरण के अंदर अगर एकनाथ शिंदे जो है अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो मुझे लगता है फिर देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि 2 मराठा जो है वो उप मुख्यमंत्री रहे, वहीं देवेंद्र फडणवीस डामिन के तौर पर वहाँ रहे। अगर एक हम्म। आधा यहाँ अगर पाया हिलता है, तो मुझे लगता है फिर बहुत बड़ा उलटफेर राज्य में हो सकता है इस पूरी चीज़ों को लेकर के, कि देवेंद्र फडणवीस की जगह कोई और नाम जो है वो घोषित किया जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे इस पूरे मामले के अंदर आज देर शाम तक क्या अपनी भूमिका तय करते हैं अपने टॉप लीडर्स के साथ बैठ कर के, उसके बाद ही ये पिक्चर साफ हो पाएगी कि आखिरकार राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस है वो आरएसएस की बहुत बड़ी चॉइस है और आरएसएस पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के मुख्यमंत्री होने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से उस वक़्त भी 3 केंद्र थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि गृह मंत्री थे और आरएसएस, ये 3 थे, जिसमें से 2 की सहमति हो जाती थी, तो उसे या तो लीडर बना दिया जाता था या तो मंत्री बना दिया जाता था। इसी तरीके से इस बार भी 3 पावर केंद्र है, जिसके अंदर आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अगर इसमें हम्म। से 2 लोग मान जाते हैं, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम को हटाने के लिए, तो आरएसएस के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से धक्का होगा। लेकिन हम्म। इंटरनल जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है आपसी लड़ाई बढ़ जाएगी इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हम्म। आरएसएस ने ये साफ किया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा में जिस तरह उसने काम किया है, जिसके बाद ये जीत हम्म। पक्की हुई है, वहीं लोकसभा में जब वो पीछे हटी थी, तो बहुत बड़ी अ, हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। तो ये हम्म। मैसेज भी आरएसएस ने किसी तरीके से दिया है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को जैसे हम पिछले 3 सीएम की बात करें,
चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इनको अगर हम देखें यहाँ का समीकरण, तो उन्होंने आरएसएस को ओवरटेक करके अपने मुख्यमंत्रियों का नाम घोषित किया है। तो इसी जी। तरीके में अगर महाराष्ट्र के अंदर कुछ कर देते हैं तो बहुत ही संभावना है कि बहुत उलटफेर हो सकता है। दूसरा, मैंने आपसे जिस तरीके से कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अगर बनते हैं, तो हम्म। उसके पीछे 2 मराठा होना ज़रूरी है। अगर मुझे लगता है कि 2 मराठा नहीं होंगे, तो यहाँ थोड़ा समीकरण जो है वो बिगड़ सकता है राज्य के अंदर, क्योंकि तकरीबन 150 ऐसी सीट्स है राज्य के अंदर जिसके अंदर मराठा जो है वो पावर रखते हैं, और 100 ऐसी सीट्स है जिसके अंदर ओबीसी पावर रखते हैं। तो ये हम्म। कहना बहुत जल्दबाजी होगी इस पूरे मामले के अंदर कि अब तक जो बीजेपी है वो कोई खेल नहीं करेगी। देखिए, सबसे पावरफुल नेता जो सुबह से मैंने कहा कि जिस तरीके से अलग-अलग पार्टियों के नेता और ये लोग मिल रहे हैं, जी। तो उस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस देश के अंदर सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। 99% चांसेस उनका ही हम्म। है, अगर बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो। नहीं, लेकिन यानी अभी कि भी फिर एक सवाल है मेरे मन में मंदानी साहब, अभी भी एक सवाल है, मतलब अभी भी अब 5 तारीख परसों है, आज 3 तारीख है, अभी भी देवेंद्र फडणवीस 99% ही फिक्स है, 100% फिक्स नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से एक उनका गुट, उनका धड़ा, उनके साथ के लोग ये बताने में लगे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इज द बेस्ट फेस फॉर सीएम, और 5 साल तो मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। उसके बावजूद पार्टी ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा पा रही कि भाई देवेंद्र फडणवीस को ही बनाना है तो आप बता के खत्म करो, ताकि आगे का काम तेजी के साथ हो सके। देखिए, उसकी कई वजह है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे ताकतवर लीडर की तरह उभर के आ रहे हैं, जिसको लेकर के ये चुनौती आगे बन सकते हैं आला कमान के लिए। हम अगर बात करें यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की, तो अब दूसरा योगी आदित्यनाथ जो है वो पैदा करने के मूड में मुझे बीजेपी कहीं नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले से सीख लेते हुए वो चाह रही है कि रेस के अंदर आगे न दौड़े। क्योंकि हम्म। आरएसएस जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से फडणवीस का काम रहा है कि आने वाले 2029 के अंदर मुख्यमंत्री अपना प्रधानमंत्री जो है उसका चेहरा देवेंद्र फडणवीस को रखा जाए। लेकिन अगर हम हम्म। नरेंद्र मोदी की बात करें तो मुंबई के अंदर जो बीएससी में उन्होंने अपना भाषण दिया था उसके अंदर 2019 या 29 के अंदर भी वो प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ये जो रसाकसी है मुझे लगता है कि गुजरात लॉबी ये कहीं भी नहीं चाहेगी किसी भी तरीके से कि उनके रास्ते में या उनके टक्कर का कोई लीडर जो है सामने आ जाए। जिस तरीके से धीरे-धीरे करके वो योगी आदित्यनाथ का कद कम करने में लगे हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस जो है वो पिछले दिनों ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री की रेस के अंदर या प्रधानमंत्री कैंडिडेट की दौड़ में शामिल है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर बीजेपी जो है और उसकी जो आला कमान है वो समझ रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो मुंबई के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो चूंकि कॉर्पोरेट घराने जो है वो मुंबई के अंदर है, तो उनके जो कॉन्टैक्ट पूरे देश भर के अंदर काम आते हैं। तो अगर उनको मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाया जाता है और उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, तो थोड़ा-सा उनको कहीं कमांड वो कर सकते हैं। लेकिन क्या दिल्ली बुला कर के भी जो सपने गुजरात लॉबी के हैं वो पूरे हो पाएँगे? क्योंकि आरएसएस अगर कहती है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री न बनाया जाए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, तो भी वो ताकत के अंदर आते हैं। तो ऐसे हम्म। कई सवाल गुजरात लॉबी के सामने भी है कि किस तरीके से इनका कद जो है वो छोटा किया जाए। उसकी साफ वजह ये है कि 2014 की अगर हम लहर की बात करें, 2014 के अंदर जहाँ मोदी लहर थी, वहाँ महाराष्ट्र में हम्म। 122 सीट्स आई थी। इस वक़्त मोदी जो कि लहर में नहीं है और आपने देखा कि कई सभाओं के अंदर कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी, और उन सभी चीज़ों को लेकर के 132 सीट का आना ये बहुत बड़ा जीत का एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस का सेहरा पहनाया जा सकता है इस पूरे मामले के अंदर। तो जी। इससे इनकार नहीं है कि जहाँ जीत को ये खुशी मना रही है, वहीं डरी हुई एक भी है बात कि एक अंबानी साहब, एक खबर जो आ रही है मीडिया के जरिए ही, देखिए खबर ये है कि सुनील तटकरे जो है उन्होंने बातचीत में कहीं कहा है कि भाई अजीत दादा पवार की जो है आज मुलाकात हो सकती है अमित शाह से दिल्ली में। अब सवाल ये है, जी। हमें तो ये पता था कि वो पुणे में है, अब ये मुलाकात और वहां एकनाथ शिंदे पहुंच गए हैं, तो अभी उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस बैठकर जो भी मंत्रालय को लेकर बातचीत होनी है आपस में कर लेंगे। लेकिन अब अजीत पवार दिल्ली पहुंच जाते हैं, अगर दिल्ली में उनकी मुलाकात हो रही है, अगर इन खबरों पर गौर करें तो दिल्ली में उनकी मुलाकात हो रही, तो उसके क्या मायने हैं, क्यों, वजह क्या है, वो भी मंत्रिमंडल को लेकर अपनी मांगे लेकर यहाँ पहुंच गए। देखिए 2 चीज़ें हैं बीज अपना एनसीपी जो है अजीत दादा पवार की, वो ये जानती है कि उनको मंत्री पद कब मिलने वाले हैं। उनके पास जो विधान के अंदर जो एमएलएज़ है वो तकरीबन 41 है। तो मंत्री पद को लेकर के उनके बंगलों पे भी काफ़ी लोगों की होड़ लगी हुई है। कुछ ऐसे हम्म। लोग जो है वो मंत्री पद लेना चाह रहे हैं जिसको अजीत दादा पवार शायद मना नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को लेकर के भी मुझे लगता है कि उन्होंने दिल्ली का रुख किया है। हालाँकि इस पूरे मामले के अंदर अजीत दादा पवार भी जो है अपने लोगों को भी बचते-बचाते हुए वो फिलहाल दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाता है कि अभी शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर अमित शाह से उनकी मुलाकात हो जाती है,
तो अजीत दादा पवार भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी पूरे मामले के अंदर कि क्या अजीत दादा पवार इस मामले में अब इस बैठक के अंदर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है वो कि एकनाथ शिंदे किस तरह का फैसला लेते हैं। एकनाथ शिंदे उनकी टीम के साथ जो लगा चर्चा चल रही है उसके अंदर क्या वो डीसीएम का पद स्वीकार करेंगे, होम मिनिस्टर के बिना क्या पद स्वीकार करेंगे। इन सारी ही चीजों को लेकर के ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि शिवसेना की रणनीति क्या है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत दबाने की स्थिति में इस वक्त शिवसेना है, क्योंकि अगर बात करें पूरे महाराष्ट्र के अंदर सीटों की समीकरण की तो 132 सीट जो है वो इनके पास है। बीजेपी के पास तकरीबन 5 निर्दलीय जो है उनके साथ समर्थन में आ चुके हैं और 41 सीट जो है वो अजीत दादा पवार की है। तो इन सभी चीजों को लेकर के शिवसेना जो है इस वक्त बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों के अंदर अगर कुछ बड़ा उलटफेर होता है और केंद्र के अंदर कोई हलचल होती है उस वक्त मुझे लगता है फिर एक बार एकनाथ शिंदे जो है वो पावर में आके कुछ चीजें अपनी मनवा सकते हैं। फिलहाल लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं लग रही है। लेकिन अभी जो राज्य में सबसे बड़ा सवाल है वो अगला राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, जिन चीजों को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि कल बैठक है, बैठक के अंदर ये साफ होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस तरीके से बीजेपी है लगातार निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी मुंबई पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक होगी। इस विधायक दल की बैठक के अंदर ये साफ हो जाएगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अब तक तो जो मैं बता दूं आदर्शी आपको कि सबसे नंबर 1 रेस की दौड़ के अंदर अजीत अपना देवेंद्र फडणवीस खुद है इस पूरे मामले को लेकर के। और देवेंद्र फडणवीस कौन है सर, ये भी बता दीजिए, नंबर 2 पे कौन है? देखिए नंबर 2 ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कई नाम चल रहे हैं यहाँ, चाहे वो परभरी से हो चाहे पुणे से हो, ठीक है, ऐसे कई नाम है जिनको लेकर के अब तक चर्चाएं चल रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर कुछ कहा नहीं जाता। ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि कोई महिला को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नए चेहरे लाएंगे क्या उसके हाथ के नीचे अजीत दादा पवार या एकनाथ शिंदे अपने लोगों के साथ काम करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये आसान नहीं है बीजेपी के लिए भी कि ये 2 महारथी को हैंडल करना। आने वाले दिनों के अंदर नगर पालिका का और महानगर पालिका के चुनाव है, वो भी खास करके देखना है। अगर सूत्रों से माने तो सूत्रों ये भी बताते हैं कि अजीत दादा पवार ने एक पेशकश की थी अमित शाह के सामने कि 6 महीने उन्हें मुख्यमंत्री रखा जाए और वो चैलेंज करते हैं कि नगर निगम और महानगर पालिका के जो चुनाव है उसमें वो जीत हासिल कराएंगे। शुरुआत में ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी इस पे विचार करने लग गई थी, लेकिन बाद में बैठक के बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, इतनी आश्वासन के बाद भी। तो इससे एक भी चीजें साफ है कि एकनाथ शिंदे को जो है वो इतना महत्व अब तक तो दिया जाए ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है आदर्शी। आने वाले वक्त के अंदर क्या उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि केंद्र भी जो है वो आसरों के बल पर है। अगर वहां कोई कुर्सी खसकती है उसके बाद एकनाथ शिंदे किस तरह की भूमिका निभाते हैं, क्या वहां सौदा होता है, उस वक्त वो क्या क्या चीजें लेने में सफल होंगे, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जो है ऐसा माना जा रहा है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के अलावा 20 लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है। उसके बाद जो है विंटर सेशन के बाद के अंदर कुछ चीजों का सौदा होगा और कुछ मंत्री पद जो है वो बांटे जाएंगे और वो शपथ विधि उसके बाद होगी। आदर्श ठीक है, देखना होगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप भी बता रहे हो और तमाम रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, बहुत ज्यादा इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इंतजार का दौर मुझे लगता है खत्म हो गया। एक तो आज शाम तक शिवसेना की तरफ से भी लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी और जैसे ही बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। क्या समीकरण बनते हैं और क्या बन रहे हैं उस पर इकबाल साहब ने पूरी बात बताई है और पूरी कहानी उसके पीछे की बताई है। बहुत धन्यवाद इकबाल सर आपका हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए और जो अभी राजनीतिक परिस्थिति है उस पर पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उसके मायने समझाने के लिए। और आप भी क्या होगा महाराष्ट्र में उससे जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए लगातार अमर उजाला .com पर बने रहिए। धन्यवाद।